हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा उसका मैं छोटा सा रिकैप दे दिया। प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं, ये है नीति शास्त्र और ये है मानव। हमने पढ़ा अब तक इस नीति शास्त्र के नाम के विषय का इस मानव के साथ संबंध क्यों बनता है, कैसे बनता है, किन मनुष्यों से बनता है, किनसे नहीं, किन मनुष्यों से बनता है, किनसे नहीं, क्यों बनता है, कैसे बनता है, किन मनुष्यों से बनता है, किनसे नहीं। क्यों बनता है मैं समझाया कि नीति शास्त्र जितने काम करता है, जो जो काम करता है नीति शास्त्र क्या करता है, दुविधा हल करने की कोशिश करता है, दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, मूल्यांकन का काम करता है। वो जितने तरह के काम करता है नीति शास्त्र, वो सारे तरह के काम केवल मनुष्यों के संदर्भ में लागू हो सकते हैं। जैसे दुनिया बेहतर बनाने का काम करता है, नीति शास्त्र ने पढ़ा था, एक विषय वर्णनात्मक विज्ञान है जो दुनिया समझने के विज्ञान है, और मानकीय विज्ञान दुनिया बदलने का विज्ञान, दुनिया को बेहतर बनाने का विज्ञान। फिजिक्स पढ़ोगे दुनिया को बेहतर समझोगे, इथिक्स पढ़ोगे दुनिया को बेहतर बनाओगे। तो अगर इथिक्स दुनिया को बेहतर बनाने का विज्ञान है, तो उसी दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है, इसको बदला जा सके। शेर चीते की दुनिया में लोकतंत्र नहीं लाया जा सकता, शेर चीतों की दुनिया में कानून नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसकी दुनिया बदली नहीं जा सकती। इसलिए शेर चीतों की दुनिया में मानकीय विज्ञान नीति शास्त्र काम नहीं करेगा। जिसकी दुनिया बदली जा सकती उसी दुनिया में नीति शास्त्र काम करेगा, क्योंकि दुनिया को बेहतर बनाने के बाद दुनिया बदलना। किसको बेहतर बनाओगे? समाज को बेहतर बनाओगे, संस्कृति को बेहतर बनाओगे, राजनीति को बेहतर बनाओगे, कानून बेहतर बनाओगे। राजनीति, संस्कृति, कानून, धर्म, ये सब तो केवल मनुष्यों की दुनिया में। इसलिए दुनिया बेहतर बनाने वाला विज्ञान नीति शास्त्र केवल मनुष्यों के साथ जुड़ेगा। तो नीति शास्त्र का मानव से संबंध क्यों बनता है? क्योंकि नीति शास्त्र कुछ काम करता है, और जो काम नीति शास्त्र करता है उन सारे कामों का संबंध सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों से ही होता है। इसलिए नीति शास्त्र का मानव से संबंध। अब कैसे बनता है नीति शास्त्र का मानव संबंध? उसको मूल्यांकन वाले काम को लेकर सिखाया था कि नीति शास्त्र मूल्यांकन का विज्ञान है, और मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायित्व चाहिए, उत्तरदायित्व के लिए स्वैच्छिकता चाहिए, और उससे निकाल के दिखाया था कि हम पहुंचे थे ज्ञान पर संकल्प की स्वतंत्रता पर, और कहा था इन शर्तों को केवल मनुष्य पूरा कर सकते हैं। इस रूप में नीति शास्त्र का मानव से संबंध बनता है। तीसरी बात देखी थी किन मनुष्यों के साथ बनेगा, किन के साथ नहीं, और वहां देखा था कि बच्चों के साथ नहीं बनेगा, पागलों के साथ नहीं बनेगा, उन लोगों के साथ नहीं बनेगा जिन्होंने काम किया लेकिन उसका परिणाम अप्रत्याशित आ गया, वो परिणाम सोचा नहीं जा सकता था, उनका मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से हमने क्यों बनेगा, कैसे बनता है, इस सवाल का जवाब ढूंढा। किन मनुष्यों के साथ बनेगा, बच्चों पागलों को बाहर कर दिया, मनोरोगियों को बाहर कर दिया, इस सवाल का जवाब समझ लिया। ये बात आप पढ़ चुके थे। अब हम उसके आगे पढ़ रहे थे कि नीति शास्त्र मनुष्य का जो संबंध बनता है, इस संबंध का दायरा बड़ा करने और छोटा करने वाले कारक कौन से, और छोटा करने वाले कारक से कल पढ़ाई कर रहे थे। नीति शास्त्र मनुष्य के बीच संबंध के दायरे को छोटा कौन करता है? छोटा करने मतलब पागल और बच्चे तो नीति शास्त्र के दायरे में आते ही नहीं, मनुष्य होने के बावजूद कभी नहीं आते। बच्चों का मूल्यांकन नीति शास्त्र नहीं करेगा, पागलों का नहीं करेगा। लेकिन जो आ सकते हैं, ना बच्चे हैं ना पागल हैं, अगर वो भी नीति शास्त्र के दायरे से बाहर चले जाएं, तो हम कहेंगे इसका मतलब जिसने नीति शास्त्र के दायरे से वयस्क लोगों को भी बाहर कर दिया, वो कारक नीति शास्त्र के दायरे को छोटा करने वाला कारक है। ऐसा कौन सा कारक हो सकता है? कल बताया था, पहला ऐसा कारक हो सकता है वस्तुकरण और सांस्कृतिक निर्धारणवाद। अगर कोई समाज ऐसा है जो अपने मनुष्यों का वस्तुकरण कर देता है, उनको मनुष्य होने के बावजूद वस्तु बना देता है, तो नीति शास्त्र वस्तु का मूल्यांकन तो करता नहीं। इसलिए मनुष्य भी नीति शास्त्र के मूल्यांकन के दायरे से बाहर चले गए। कौन से मनुष्य चले गए? जो ना बच्चे हैं ना पागल हैं, वो भी बाहर चले गए। तो नीति शास्त्र मानव से संबंध का दायरा क्या हो गया? छोटा हो गया। इसी कारक को थोड़ा आगे बढ़ा के आज हम जाएंगे और कुछ ऐसे और कारकों को सीखेंगे जो नीति शास्त्र मानव से संबंध का दायरा छोटा करते हैं। वैसे कारकों की सूची बना लेंगे, क्या पता करेंगे ऐसे कारक नहीं होने चाहिए। फिर देखेंगे कि नीति शास्त्र मानव से संबंध का दायरा बड़ा करने वाले कारक कौन से, उनकी सूची बनाएंगे। और फिर इस सूची को बनाने के बाद, छोटा करने और बड़ा करने वाले कारक को समझने के बाद, तब हम जाएंगे समाज सुधारकों का क्या योगदान है। तो आप उसमें देखेंगे कि असल में उनका योगदान भी यही है कि उन्होंने नीति शास्त्र मानव से संबंध का दायरा जो छोटा हो गया था किसी कारण से, उसको बड़ा कर दिया। ये बात हम समझेंगे और फिर देखेंगे यूपीएससी में जो ये पढ़ाई हम कर रहे हैं, इससे किस तरह के सवाल हल होंगे, कहां आपको इसका प्रयोग करना होगा। तो आइए ह्यूमन इंटरफेस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नीति शास्त्र मानव से संबंध का दायरा छोटा करने वाले जिस कारक को हम पढ़ रहे थे, वस्तुकरण निर्धारणवाद को जिसको पढ़ा था, उसी से बातचीत आगे करते हैं।
नीति शास्त्र मानव सहसंबंध का दायरा संकीर्ण करने वाले कारक। नीति शास्त्र मानव सहसंबंध के दायरे में बच्चे, मनोरोगी, पागल तो कभी नहीं आते। देखिए, सामान्य स्वस्थ मनोविज्ञान वाले मनुष्य तो आने चाहिए, ये आने चाहिए। संकीर्ण का मतलब है ये भी नहीं आ पा रहे। बच्चों, मनोरोगियों, पागलों को छोड़ के बाकी सब तो आने चाहिए। नीति शास्त्र हम सबको उत्तरदायी बनाने वाला विज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से इस वयस्क इनमें से भी कोई बाहर निकल जाए तो वो क्यों निकल रहा है बाहर, उसी कारक को अगर ढूंढ ले तो हम कह देंगे नीति शास्त्र का दायरा संकीर्ण करने वाले कारक है। यहां लिखा है कि अगर वयस्क स्वस्थ मनोविज्ञान के लोग नीति शास्त्र के दायरे से बाहर हो जाते हैं तो यह नीति शास्त्र के दायरे को संकीर्ण करने वाले कारक होंगे। ये निकल गए कोई बात नहीं, लेकिन कोई बच्चा नहीं है और फिर भी बाहर हो गया नीति शास्त्र के दायरे से, कोई मनोरोगी नहीं है फिर भी बाहर हो गया नीति शास्त्र के दायरे से, तो उसी को हम कहते हैं संकीर्ण बनाने वाले कारक। ठीक, इसी को हम कल ढूंढ रहे हैं, कल यही ढूंढ रहे थे, आज उसी से आगे बात कर रहे हैं। कल उदाहरण लिया था शूद्रों का और स्त्रियों का। शूद्र और स्त्रियां कौन? जो वयस्क हैं और स्वस्थ मनोविज्ञान वाले। उनके संदर्भ में अगर कोई ऐसा नियम आप बना दें जो इनकी आजादी, संकल्प की स्वतंत्रता छीन ले, चयन की आजादी छीन ले, वर्ण व्यवस्था एवं पितृसत्ता वे संस्कृतियां हैं जो शूद्रों एवं स्त्रियों के चयन की आजादी, संकल्प, स्वतंत्रता और विकल्प की बहुलता को समाप्त कर देती। अतः यह सांस्कृतिक निर्धारणवाद है। निर्धारणवाद मतलब फिक्स, निर्धारण मतलब तय, वाद मतलब विचारधारा, वाद मतलब विचारधारा, निर्धारण मतलब तय। ऐसी विचारधारा जो कहती है कि इनका काम तय है। आपका काम अगर तय है तो इसका मतलब आप नहीं चुन सकते। और कल तुमको बताया था जो चुन नहीं सकता वस्तु है। तो अगर आपने शूद्रों का काम जन्म से पहले तय कर दिया, स्त्रियों का काम जन्म से पहले तय कर दिया, तो इसको सांस्कृतिक निर्धारणवाद कहेंगे। और सांस्कृतिक निर्धारणवाद क्या करता है? विकल्प की बहुलता खत्म कर देता है। और इससे आपको पढ़ाया था क्या होता है, इन दोनों का इससे हो रहा है वस्तुकरण। और कहा था वस्तुकरण जितना बढ़ेगा नैतिकता और मानव सहसंबंध का दायरा उतना छोटा होगा। क्या कहा? अब इनमें ये बात जितने लोग जिन लोगों को समझ में नहीं हो कैसे ऐसा हुआ, आपने पहले कुछ शर्तें रखी हैं नैतिकता और मनुष्य के बीच संबंध बनाने की। क्या शर्त रखी थी? विकल्प एक से ज्यादा होने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दबाव का अभाव होना चाहिए। लेकिन वस्तुकरण में उनमें से एक शर्त टूट रही है। कौन सा टूट रही है? विकल्प एक से ज्यादा होने चाहिए। वर्ण व्यवस्था में शूद्रों के पास विकल्प एक से ज्यादा नहीं रह जाते। और जैसे शर्त टूटी वैसे ही वो लोग जिनके पास विकल्प नहीं है वो नैतिक मूल्यांकन के दायरे से बाहर चले गए। तो अगर आपको याद नहीं कि मैंने कैसे लिखा कि संकीर्ण हो गया, वस्तुकरण कैसे संकीर्ण कर देता है, तो मैं बगल में छोटी टेबल बना दे रहा हूं।
टेबल है, क्या हो रहा है? सूत्रों का वस्तुकरण होने पर विकल्प की बहुलता क्या हो गई? समाप्त हो जाए। इसके समाप्त होने पर स्वैच्छिकता उत्तरदायित्व समाप्त। और अगर स्वैच्छिकता उत्तरदायित्व समाप्त तो नीति शास्त्र के साथ मनुष्य का संबंध समाप्त। उत्तरदायित्व खत्म तो नीति शास्त्र के साथ मनुष्य का संबंध खत्म। तो वस्तुकरण निधानवाद क्या कर रहा है? वस्तुकरण निधानवाद विकल्प की बहुलता खत्म कर रहा है। कल कहा था कि शूद्र वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों का काम नहीं कर सकते, ब्राह्मणों का काम नहीं कर सकते, शूद्र वर्ण से बाहर विवाह नहीं कर सकते। क्या लगा दिया आपने? पाबंदी। और जितनी पाबंदी आप बढ़ाते जाएंगे, विकल्प घटता जाएगा, उतना नैतिकता और मानव संबंध का दायरा क्या होता जाएगा? छोटा। पहला कारक आपने सीखा। इसका मतलब जिस समाज में मनुष्यों की आजादी, चुनने की आजादी जितनी कम है, उस समाज में नैतिकता और मानव संबंध का दायरा उतना कम है। आजादी बढ़ेगी, विकल्प बढ़ेंगे और नैतिकता और मानव संबंध का दायरा बड़ा हो जाएगा। आजादी घटेगी, दायरा छोटा हो जाएगा। तो आजादी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोमेन ऑफ एथिक्स या एक्सटेंशन ऑफ डोमेन ऑफ एथिक्स। आजादी समानुपातिक है किसके साथ? नीति शास्त्र मानव संबंध के दायरे के साथ। आजादी बढ़ने पर दायरा बड़ा, आजादी घटने पर छोटा। आजादी को कौन घटा रहा है? वस्तुकरण। और कौन घटा रहा है? निर्धारणवाद। और कौन कौन घटा सकता है आजादी को? ये सूत्र हमने निकाला। आजादी घटी तो विकल्प की बहुलता घटी, विकल्प की बहुलता घटी तो नैतिकता का दायरा छोटा हुआ। आजादी बढ़ी, विकल्प की बहुलता बढ़ी, विकल्प की बहुलता बढ़ी तो नैतिकता का दायरा बड़ा हो गया। अब यही आजादी को घटाने वाले कारक क्या होंगे? जो जो चुनने की आजादी को घटाएंगे, वही नैतिकता और मानव संबंध के दायरे को छोटा करेंगे। और जो जो कारक मानव की चुनने की आजादी घटाते हैं, वही कारक नैतिकता और मानव संबंध के दायरे को छोटा करते हैं। तो मैं कुछ कारकों की सूची बना रहा हूं, देखना कौन कौन से कारक हैं। ये कुछ कारक हैं जो मनुष्य की आजादी घटा देंगे। पहला तो तुम समझ चुके हो, बहुत विस्तार समझा दिया। वर्ण व्यवस्था में शूद्र, पितृसत्ता में स्त्रियां, उनकी आजादी आप छीन लेते हैं। छीन लेते हैं तो वो स्त्रियां नहीं तय करती कि हम किससे शादी ब्याह करेंगे, पिताजी तय कर रहे हैं कि तुम किससे शादी करोगे। 21 साल की हो गई तुम, वोट डाल दोगी किसी आदमी को, सरकार बना लेगा, तुम्हारे वोट से सरकार बन सकती है, लेकिन तुम ये तय नहीं कर सकती कि हम शादी किससे करेंगे, हम प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, बॉयफ्रेंड हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। भारत में 90% पिता आज भी चाहते हैं कि उनकी बेटियों का कोई बॉयफ्रेंड ना हो। 90% पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटियों की जहां वो कहे वहां शादी कर ले। और किस बेटी की बात मैं कर रहा हूं? उस बेटी की जो 18 साल से ज्यादा उम्र की होगी, बालिग है। इसका मतलब आप लड़की की जिंदगी को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल। एक लड़की अपने पुरुष मित्र से अगर बातचीत करे रात में 9 बजे, साढ़े 9 बजे हमारे भारत के गांव में, उसका मोबाइल छीन लेगी मां, चरित्र पर सवाल उठेंगे। इसको कहते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता, पितृसत्ता मानती की औरतें ना कुछ तिजोरी में रखने की चीज है, इसको संभाल के रखो, वूल में लपेट के, घर से बाहर ना निकलें, प्यार ना करें, अपनी मर्जी से शादी ना करें, अपनी मर्जी से लोगों से मिले जुले नहीं, अपनी मर्जी से बातचीत ना करें, शाम के बाद घर से ना निकलें, ये वाला कपड़ा पहने। जब आप पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने, जीवन साथी चुनने, सबके बारे में इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं, संपत्ति में अधिकार ना लें, चिता में आग ना लगाएं, जब आप ऐसा सब करते हैं
इसको कहते हैं पितृसत्ता। पुरुष सब कुछ करेंगे, पुरुष चिता में आग लगाएंगे, पुरुष संपत्ति ले लेंगे पिता की, सब कुछ पुरुष करेंगे, लेकिन वो काम स्त्रियां नहीं कर सकती। इसको पैट्रियार्की कहते हैं, पितृसत्ता। पितृसत्ता स्त्रियों का वस्तुकरण करती है। ये जितनी मजबूत होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना औरतें नैतिकता के डोमेन से बाहर होंगी। दूसरा क्या लिखा मैंने? दूसरा लिखा बाध्यकारी कर्तव्य की नैतिकता। किसी समाज में अगर आपका कर्तव्य बता दिया जाए, कर्तव्य बता दिया जाए आपका, तुम्हारा ये कर्तव्य यही करोगे, तुम्हारा ये कर्तव्य यही करोगे, बाध्यकारी, वहां भी आप विकल्प खत्म कर रहे हैं। और विकल्प खत्म कर रहे हैं, देखो दो तरह के मॉडल होंगे, एक कर्तव्य वाला और एक अधिकार वाला। अधिकार देंगे तो नैतिकता का दायरा बड़ा होगा, क्योंकि अधिकार पाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के बारे में खुद चुनता है। और कर्तव्य समाज तय करता है, कर्तव्य संस्कृति तय करती है, कर्तव्य धर्म तय करता है। तो जिंदगी तुमको जीनी है, तो तुमको करना कौन है? धर्म बता रहा है, समाज बता रहा है, संस्कृति बता रही है। तो तुम्हारे चैन की आजादी क्या होगी? नहीं रहेगी। तो नैतिकता का दायरा क्या होगा? छोटा। तो बाध्यकारी कर्तव्य बढ़ेंगे तो मनुष्य और नैतिकता का संबंध छोटा हो जाएगा। इसकी जगह अधिकार बढ़ेंगे, तो तुम्हारे अधिकार बढ़ेंगे तो नैतिकता का दायरा बड़ा हो जाएगा। तुम्हारे संविधान में नागरिकों को क्या दिए गए? अनिवार्य अधिकार या बाध्यकारी कर्तव्य? तुम पाओगे भारत का संविधान नागरिकों का बाध्यकारी कर्तव्य नहीं बताता। जो कर्तव्य है वो भी क्या है? सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। तुमको अपने दिल में, हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम संजो कर रखना चाहिए, फला राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए, जो भी तुम्हारे कर्तव्य बताए जाते हैं सब सलाहकारी। लेकिन अधिकार, फंडामेंटल राइट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 या 21, 23, 24 जो भी है, 25, सब बाध्यकारी। अधिकार दिए गए हैं कि अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। अधिकार बढ़ेगा तो नैतिकता का दायरा बड़ा होगा, कर्तव्य बढ़ेगा, कर्तव्य बढ़ेगा तो नैतिकता का दायरा छोटा होगा। ठीक है, इसलिए कर्तव्य लिखा है। बंद समाज का क्या मतलब होता है? इसमें चेंज नहीं होगा, बंद हो गया है। चेंज नहीं होता समाज, उसको बंद समाज कहते हैं। इसमें बाहर से बदलाव जो आता है, उस बदलाव से समाज बदल जाता है, उसको खुला समाज कहते हैं। हमारे धर्म की यही किताब है, इस किताब में जो लिखा है वही हम आगे करेंगे। 2000 साल पहले किताब आई थी, आज भी उसी किताब से चलेंगे। 4000 साल पहले हमारा वेद आया था, उसी से चलेंगे। पैगंबर ने बताया है, वही मानेंगे, वही आखिरी सच है। इसको बंद समाज कहते हैं। जब अपने आप ने सच को अपरिवर्तनशील बना लिया, स्टैटिक बना लिया, चाहे वेद से बना लिया, चाहे कुरान से बना लिया, चाहे बुद्ध से बना लिया, चाहे पैगंबर मोहम्मद से बना लिया, चाहे हिंदू धर्म के ऋषियों से बना लिया, अगर आप सच को मान बैठे अकाट्य है, जो हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो हमारे मसीहा ने बताया है, वो आखिरी बात है, इसके बाद कुछ नहीं आगे, तो तुम बंद हो गए। और ऐसे बंद लोगों का हो गया वस्तुकरण। ये बंद लोग चुन नहीं सकते, चुनने के लिए विकल्प चाहिए। तुमने तो कुछ मामलों में मान लिया कि यही सत्य अंतिम सत्य है, तो तुमने कुछ मामलों में अंतिम सत्य मान लिया, तो बदलाव की संभावना खत्म, विकल्प खत्म, विकल्प खत्म, तो नैतिकता खत्म। तो इसलिए बंद समाज जो रूढ़ियों में जकड़े हुए हैं, जिनमें परंपराएं इतनी मजबूत हो गई, बदल ही नहीं रही, उन समाजों में भी नैतिकता और मानव संबंध का दायरा छोटा होता है, क्योंकि बहुत सारे मनुष्यों को रूढ़ियों में जकड़ दिया, उनके विकल्प क्या कर दिए? खत्म कर दी, उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी, उनको गुरुकुल और मदरसा में भेज भेज के, हिंदुज्म और इस्लाम की शिक्षा दे के उनके दिमाग में इस्लाम और हिंदुज्म से परे कोई सत्य है इसकी समझ ही खत्म कर दी। तो आप अपने आप को एक धर्म का सच्चा अनुयायी मान के एक ही काम करेंगे, आपकी जिंदगी में चैन नहीं रहेगा, तो आपके साथ नैतिकता काम नहीं कर पाएगी। इसको बंद समाज कहते हैं। बंद समाज मतलब परंपरावाद, रूढ़िवादी। सामुदायिक नैतिकता मॉडल, एक मॉडल होता है व्यक्तिवादी नैतिकता, एक होता है सामुदायिक। समुदाय जहां तय करेगा वहां नैतिकता का दायरा छोटा होगा। मेरी जिंदगी का फैसला अगर मैं करूंगा तो मैंने चुना, इसलिए मैं उत्तरदायी हूं। मेरी जिंदगी का फैसला अगर समुदाय करेगा तो मैं कैसे उत्तरदायी? मैं तो वही कर रहा हूं जो समुदाय मुझे कह रहा है, समुदाय मुझे सिखा रहा है। तो फिर इसका दायरा छोटा होगा। परलोकवाद, यहां कुछ चुनना ही नहीं है, सीधे तैयारी करनी है स्वर्ग जाने की, कयामत के दिन की तैयारी करनी, आखिरात की तैयारी करनी है, जजमेंट डे की तैयारी करनी है। अलग अलग शब्द से, ईसाई जजमेंट डे कहेंगे, हिंदू लोग स्वर्ग की बात करेंगे, मुसलमान आखिरात की बात करेंगे। आपने अगर उसको मान लिया है तो फिर आप अब जिंदगी का एक ही ढांचा समझते हैं, कैसे जीना है। ये सारे वो कारक हैं जो नैतिकता और मानव संबंध का दायरा छोटा करते हैं। जिस समाज में ये बात जितनी ज्यादा होगी, उस समाज में वयस्क स्वस्थ मनोविज्ञान वाले मनुष्य भी अपनी चैन की आजादी का दायरा क्या कर बैठे हैं? छोटा। उनके विकल्प क्या हो गए हैं? खत्म। तब उन मनुष्यों के संबंध में आजादी की मात्रा कम, तो नैतिकता के दायरे से क्या हो गया? कि आजादी खत्म हो गई तो नैतिकता के दायरे से बाहर हो गई। ये कुछ कारक हैं जो हमारी आजादी को छीनते हैं। परलोकवाद आजादी को छीनता है, कहता है इस जिंदगी की चिंता मत करो, मरने की बात के लिए सोचो। तो ये अगर आप ऐसे कारक कहीं देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि वो हमारे नैतिकता और मानव संबंध का दायरा क्या करता है? संकीर्ण। ठीक है, अब इसका उल्टा देखो, व्यापक कौन करता है? आजादी को कम किया तो छोटा हो गया दायरा, आजादी को बढ़ा देंगे दायरा व्यापक हो जाएगा। तो ढूंढते हैं आजादी बढ़ाने वाले कारक कौन से? वही नैतिकता जो आजादी बढ़ाने वाली है, वो जिस समाज में जितनी ज्यादा मात्रा में होगी उतने ज्यादा मनुष्य नैतिकता के दायरे में आ सके। और वो आजादी बढ़ाने वाले कारक को समझने के बाद हम कहेंगे कि समाज सुधारकों का यही काम है, इसी कम आजादी वाले मॉडल से ज्यादा आजादी वाले मॉडल की तरफ ले जाना, बंद समाज से खुले समाज की ओर ले जाना, परलोकवाद से इहलोकवाद की ओर ले जाना, समुदायवाद से व्यक्तिवाद की ओर ले जाना। इधर जितनी बात लिखी उधर उसका उल्टा हो, उल्टा होता जाएगा तो आजादी का दायरा आपके
बड़ा होता जाए। और वहीं से आप समझेंगे कि अंबेडकर, राजा राम मोहन राय वगैरह का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो संकीर्ण और व्यापक के बाद लिखा होगा तुम्हारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा होगा कि समाज सुधारकों का, नेताओं का, प्रशासकों का क्या योगदान है इस संदर्भ में, वो बात भी समझेंगे। अभी तुमने आजादी के आधार पर संकीर्ण वाली बात को समझ लिया, अब व्यापक वाले पर चलते हैं। तब तक चैट करते रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा चैट देख नहीं रहा हूं। मैंने चैट तुम्हारा ऑफ कर रखा अपने एंड पर, तो ऑन करूंगा तो देखूंगा, तब तक आपस में हालचाल पूछते रहना। जब ऑन करूंगा तो बताऊंगा, तब सवाल पूछना। अभी हालचाल पूछते रहो एक दूसरे का, ठीक है। तो ऐसे कारक जो विकल्प बढ़ाते हैं, ऐसे कारक जो विकल्प बढ़ाते हैं, दबाव कम करते हैं, जो विकल्प बढ़ाते हैं, दबाव कम करते हैं, आजादी बढ़ाते हैं, वो नैतिकता और मानव संबंध का दायरा क्या कर देते हैं, व्यापक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूं, सूची बना रहा हूं, देखना। ये कुछ कारक लिखे मैंने। उदारवाद, पंथ निरपेक्षतावाद, लोकतंत्र, व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद, खुला समाज और कर्तव्य की जगह अधिकारों पर बल। उधर कर्तव्य था, इधर अधिकार। उधर बंद समाज था, इधर खुला समाज। उधर समुदायवाद था, इधर व्यक्तिवाद। उधर धर्म और संस्कृति से आदमी तय हो रहा था, इधर लोकतंत्र में अपनी मर्जी से। उधर परलोकवाद था, इधर इहलोकवाद। पंथ निरपेक्षता मतलब होता है इहलोकवाद, जिसको तुम सेकुलरिज्म कहते हो। सेकुलरिज्म शब्द बना है सेक्लम से, सेक्लम। और सेक्लम का मतलब होता है इहलोक, इसी दुनिया की बात करने वाली विचारधारा। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता जो तुमने पॉपुलरली समझा है। सेकुलरिज्म का मतलब तुम समझते हो धर्म निरपेक्षता, राज्य धर्म से अलग हो जाएगा, वो उसका मूल मायने नहीं है। उसका मूल मायने इहलौकिकवाद, इसी जिंदगी की बात करने वाली विचारधारा। इसका सेकुलरिज्म राज्य से क्या कहता है, कयामत होगी, अल्लाह हिसाब करेगा, जजमेंट डे के दिन खुदा हिसाब, भगवान हिसाब करेगा, अवतार लेंगे भगवान, जब जब धर्म की हानि होगी कृष्ण और राम, वो हिसाब किताब करेंगे। इस सब बात पर राज्य को नहीं जाना चाहिए। ये परलोक वाली बात पर राज्य का कोई रोल नहीं है। राज्य का काम इहलोक पर है। इसी दुनिया मनुष्य की जिंदगी कैसे बेहतर बनाओगे, भगवान कैसे बेहतर बनाएंगे, खुदा कैसे बेहतर बनाएंगे, गॉड कैसे बेहतर बनाएंगे, ये छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है, इहलोकवाद। तो पंथ निरपेक्षतावाद का असल में मतलब होता है क्या, इहलोकवाद। ये कारक जितने बढ़ेंगे उतना नैतिकता और मानव संबंध का दायरा बढ़ाओ। अब मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूं सब पर। जितने शब्द मैंने लिखे हैं इन पर थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं। जैसे वहां आपको वस्तुकरण सांस्कृतिक निर्धारणवाद बताया था, वैसे यहां आपको इन शब्दों का मायने बता देता हूं। और इन शब्दों का मायने समझ के आप समझेंगे कि ये अगर किसी समाज में है तो हम कहेंगे उसमें नैतिकता और मानव संबंध का दायरा बड़ा होगा। अच्छा, एक आध बात और है, पिछले वाले मैंने नहीं लिखा था, यहां जहां परलोकवाद लिखा 5 6 नंबर पे कह सकते हो सामाजिक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब समझते हो, श्रेणी क्रम मतलब होता है समाज कैसे होगा, ऊपर से नीचे। सबसे नीचे जो होगा उसके पास चुनने की आजादी सबसे कम है। श्रेणी क्रम में नैतिकता मानव संबंध का दायरा छोटा हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला चुन नहीं पाता। और यहाँ क्या, यहाँ समतामूलक समाज। समतामूलक समाज कैसा होता है जानते हो, ऐसा। श्रेणी क्रम वाला ऊपर से नीचे, समता वाला हॉरिजॉन्टल। समाज हॉरिजॉन्टल होगा तो सबके चयन की आजादी बराबर होगी। समाज श्रेणी क्रम वाला होगा तो ऊपर वाले के चयन की आजादी ज्यादा होगी, नीचे वाले की कम। समझ नहीं? तो अब जरा एक एक करके सुनो। उदारवाद क्या होता है जानते हो, उदारवाद कहते हैं अंग्रेजी में इसको लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म शब्द बना है लिबर्टी से। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी। दुनिया में दो बड़ी विचारधाराएं हैं, एक जो कहती है इक्वलिटी सबसे बड़ा मूल्य, इक्वलिटी समानता, इक्वलिटी को सबसे बड़ा मूल्य मानने वाली विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। समाजवाद, जो समानता को सबसे बड़ा मूल्य मानती है उसको समाजवाद। और जो स्वतंत्रता को सबसे बड़ा मूल्य मानती है उसको उदारवाद। इक्वलिटी पर बल दोगे सोशलिज्म, लिबर्टी पर बल दोगे लिबरलिज्म। इक्वलिटी वाली विचारधारा मानती है कुछ लोग की आजादी कम करेंगे, कुछ की ज्यादा करेंगे, आजादी छीनेंगे, समानता बढ़ाएंगे। लिबर्टी वाली कहती है किसी मनुष्य की आजादी नहीं छीन सकते, सबकी आजादी बराबर रखेंगे। रंग,
जाति, जन्मस्थान, उद्भव, लिंग, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं। किसी आधार पर किसी मनुष्य की आजादी आप नहीं छीन सकते। तुम्हारा जो संविधान का फंडामेंटल राइट है किसी उदारवाद से है। कौन है उदारवादी देश? याद करो किस देश में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जैसे तुम्हारे यहाँ राम की मूर्ति, छत्रपति साहू महाराज जी की मूर्ति, अंबेडकर की मूर्ति, ऐसे लोगों की मूर्तियां लगी ना, वैसे एक देश में स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति लगी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जानते हो देश का नाम? अभी हमारे प्रधानमंत्री वहीं गए हुए हैं, अमेरिका। वो स्टैच्यू की लिबर्टी वाला देश है, लिबरलिज्म वाला देश, आजादी वाला देश, बोलने की आजादी, पहनने ओढ़ने की आजादी, कुछ भी कहने की आजादी, आजादी वाला देश। अपने यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लगाते, उन्होंने स्वतंत्रता की मूर्ति लगा दी। उसी आजादी वाले देश के फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में क्या किया? कॉपी किया है। तुम जानते हो भारत का संविधान मौलिक नहीं, दुनिया के तमाम जगहों से कुछ लिया गया, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए। तो उदारवाद वो विचारधारा है जो पाबंदी का विरोध करती है, क्योंकि स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब पाबंदी हटेगी। तो उदारवाद लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म बना लिबर्टी से, और लिबर्टी मिलेगी तब जब पाबंदी हटेगी। तो क्या कहती विचारधारा? ये विचारधारा कहती पाबंदी हटा दो, मनुष्य कोई पाबंदी मत लगाओ। यही जब अर्थव्यवस्था में जाएगी तो कहेगी लिबरल इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को खोल दो, पाबंदी मत लगाओ, खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार, सब कुछ मुक्त होना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा मानती है कि आजादी सबसे बड़ा मूल्य है और एक मनुष्य पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो उदारवाद का मतलब क्या है? पहली जो चीज ली मैंने, पाबंदी का, वो विचारधारा जो कहती है मनुष्य पर कोई पाबंदी मत लगाओ, जिससे चाहे शादी ब्याह करे, जो धर्म चाहे अपना ले, जैसा कपड़ा चाहे पहन ले, किसी तरह की कोई पाबंदी, न स्त्री होने के आधार पर, न शूद्र होने के आधार पर, न समलैंगिक होने के आधार पर, किसी आधार पर किसी पाबंदी मत लगाओ। कोई दो समलैंगिक लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, रहने दो, पाबंदी मत लगाओ। स्त्री अपनी मर्जी शादी करना चाहती, करने दो, पाबंदी मत लगाओ, किसी पर पाबंदी मत लगाओ। उदारवाद कहते हैं। उदारवाद बढ़ेगा तो चैन की आजादी बढ़ेगी, चैन की आजादी बढ़ेगी तो नैतिकता का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि जो चैन आप करेंगे उसके लिए आप उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए आप उत्तरदायी होंगे उसका निशान से क्या करेगा? मूल्यांकन। तो उदारवाद स्वतंत्रता की मात्रा बढ़ाता है, इसलिए क्या होगा? से संकल्प की स्वतंत्रता आएगी, और संकल्प की स्वतंत्रता से क्या आएगा? उत्तरदायित्व, और उत्तरदायित्व से क्या आएगा? मूल्यांकन, और मूल्यांकन से क्या आएगा? तो उदारवाद की तरफ जाओगे तो नीति शास्त्र के साथ संबंध बन जाएगा। संक्षेप में उदारवाद को समझाया, कभी आगे इस पर ज्यादा चर्चा करें। दूसरा शब्द मैंने लिया पंथ निरपेक्षता। सेकुलरिज्म किससे बना है? सेकुलम से बना है सेकुलरिज्म, और सेकुलम का आशय है दो बात, एक इहलोकवाद, दूसरा वैज्ञानिक मनोवृत्ति। वैज्ञानिक मनोवृत्ति और इहलोकवाद। इहलोकवाद मतलब इसी दुनिया की बात करो, जिस दुनिया को हमने देखा नहीं उस दुनिया की बात मत करो। तो आप कहेंगे इसका आजादी से क्या लेना? सर आपने कहा था आजादी बढ़ेगी तो नैतिकता का दायरा बड़ा होगा, इससे आजादी का क्या लेना? देखो, जो भी परलोकवाद की बात करेगा वो आप पर पाबंदी लगाएगा, ये मत करना नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा, ये मत करना नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। परलोकवाद पाबंदी लगाता है, हमने परलोक को हटा दिया, केवल इसी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो परलोक के नाम पर लगी सारी पाबंदियां क्या हुई? हट गई, आजादी बढ़ गई, आजादी बढ़ गई तो विकल्प बढ़ गए। दूसरा बताओ, परलोक, स्वर्ग, नरक, जन्नत, दोजख के लिए तुम साइंस अप्लाई कर सकते हो? साइंस से दोजख की बात कर सकते हो? नहीं, परलोकवाद पर साइंस लागू नहीं होता, इसलिए परलोकवाद की बात करोगे तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति विकसित नहीं होगी। लेकिन जब इसी जिंदगी की बात करोगे, इसी दुनिया की, तो वहां तो साइंस लागू होता है। इसलिए सेकुलरिज्म का दो मतलब है, एक वही बात करो जो तार्किक है, वैज्ञानिक है, दूसरा इसी दुनिया की बात करो, इसी जिंदगी की बात करो, मरने के बाद की जिंदगी की नहीं। तो जो लोग मरने के बाद की जिंदगी की बात करते हैं वो रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, कम्युनल हैं, उनकी सोच कम्युनल मतलब केवल सांप्रदायिक नहीं होता, वहां उसका मतलब है कि जो एक कम्युनिटी की आइडिया से गाइडेड है। सेकुलर वो है जो केवल वही बात मानता है जो विज्ञान से समझी जा सकती है, तर्क से समझी जा सकती है, इसी जिंदगी के बारे में। तो सेकुलरिज्म में नैतिकता का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि सेकुलर आदमी परलोकवाद को नहीं मानेगा तो परलोकवाद के नाम पर लगाई पाबंदियों को भी नहीं मानेगा। इसलिए सेकुलरिज्म भी हमारे नैतिकता के दायरे को क्या करता है? बड़ा करता है। बहुत दो सिंपल लाइंस में समझा रहा हूं। क्या पहली बार हमने कहा कि नैतिकता और मानव संबंध का दायरा छोटा कौन करता है? कहा जो आजादी को कम करेगा वो दायरा भी छोटा कर देगा। आजादी कौन कौन कम कर सकता है? आपको बताया निर्धारणवाद से, वस्तुकरण से आजादी कम हो सकती है। आप बताया अगर आपका समाज बंद हो गया, रूढ़िवादी, तो आजादी कम हो सकती है। आप बताया परलोकवाद के बारे में आप सोचते हैं तो आजादी कम हो सकती है। तो आजादी कम करने के कारक हो गए थे, और आजादी कम करने वाले कारक ही नैतिकता के दायरे को छोटा करने वाले कारक हो गए। और दूसरी बार नैतिकता के दायरे को बड़ा करने वाले कारक समझ रहे हैं। नैतिकता के कारक दायरे को कौन बड़ा करेगा? कौन से कारक बड़ा करेंगे? जो आजादी को बढ़ाएंगे। तो हमने क्या सीखा? उदारवाद आजादी को बढ़ा देता है, क्योंकि उदारवाद पाबंदी हटाने की बात करता है। सेकुलरिज्म आजादी को बढ़ा देता है, क्योंकि परलोकवाद को हटा देता है। इस तरीके से जितने शब्द मैंने लिखे हैं, अधिकार क्या होता है? अधिकार से हम चुनते हैं अपनी मर्जी से, अधिकार आजादी बढ़ा देता है।
तो व्यक्तिवाद, अधिकार, उदारवाद, लोकतंत्र, ये सब आजादी बढ़ाते हैं, और आजादी बढ़ाते हैं तो नैतिकता का दायरा बड़ा होता है। समझ आई? तो इस तरीके से नैतिकता का दायरा बड़ा करने और छोटा करने वाले कारकों में मैंने आपको समझाया कि समाज तुम्हारा खुला होगा। खुला समाज का क्या मतलब? खुला समाज का मतलब जो समाज अपनी सारी बातों को तर्क से परखने के लिए तैयार रहता है, जो कहता है हमारी किसी परंपरा की तर्क से टेस्टिंग कर लो, अगर तर्क से गलत निकलेगा हम छोड़ देंगे। खुला समाज जो बदलता है, जो प्रगतिशील है। बंद समाज कौन था? जो रूढ़ियों में जकड़ गया, बदलता नहीं। खुला समाज होगा तो आजादी ज्यादा होगी, नवाचार होगा, और यहाँ नैतिकता का दायरा बड़ा होगा। बंद समाज होगा तो नैतिकता का दायरा छोटा होगा। इस तरीके से मैंने नैतिकता का दायरा छोटा और बड़ा करने के कुछ कारक जो आपको बताए। ये हमारा चौथा सवाल था। तीसरा चौथा सवाल था। पहला सवाल था नीति शास्त्र मानव से संबंध कैसे बनता है, क्यों बनता है। दूसरा सवाल था किन मनुष्यों पर बनता है, किन पर नहीं बनता है। तीसरा सवाल था कौन से कारक है जो दायरे को संकीर्ण करते हैं। उसमें हमने देखा परलोकवाद संकीर्ण करेगा, उसमें हमने देखा समुदायवाद संकीर्ण करेगा, बाध्यकारी कर्तव्य संकीर्ण करेंगे, वस्तुकरण संकीर्ण करेगा, निर्धारणवाद संकीर्ण करेगा। ये सब संकीर्ण करने वाले कारक थे। श्रेणी क्रम होगा तो श्रेणी क्रम में नीचे वाले जो लोग होंगे उनके पास आजादी कम होगी, वो संकीर्ण करेगा। ये नैतिकता और मानव संबंध के दायरे को संकीर्ण करने वाले कारक थे। और फिर हमने समझा कि नैतिकता और मानव संबंध के दायरे को बड़ा करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। बच्चों और पागलों को छोड़ के, विक्षिप्त लोगों को छोड़ के बाकी सब नैतिकता के दायरे में आ जाए, उसके मूल्यांकन दायरे में आ जाए, तो तभी संभव होगा जब सारे मनुष्य जो वयस्क हैं चुने, अपने से चुने। और अपने से कब चुन पाएंगे? पाबंदी न लगा हो। पाबंदी कब नहीं लगी होगी? जब आप उदारवाद को चुनेंगे। उदारवाद बढ़ेगा, पाबंदी हटेगी, व्यक्ति चुनेगा, व्यक्ति चुनेगा तो उत्तरदायी होगा, उत्तरदायी होगा तो नैतिकता आ जाएगी। पंथ निरपेक्षता आएगी, मजबूत होगी, तो परलोकवाद कमजोर होगा, परलोकवाद कमजोर होगा तो परलोकवाद के नाम पर जो पाबंदियां लगाई गई वो भी कमजोर होंगी, और इससे व्यक्ति की आजादी बढ़ जाएगी। खुला समाज होगा, हर चीज परिवर्तनशील है, उसमें भी आजादी की मात्रा बढ़ेगी। इस तरीके से आजादी कम करने और ज्यादा करने के ये घटक हैं। ऐसे ही समतामूलक समाज होगा तो आजादी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 4 सवाल का मैंने पहले सवाल हमेशा ध्यान में रखना, तभी ये समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सवाल 4 बनाए थे। नीति शास्त्र और मानव सहसंबंध का दायरा, नीति शास्त्र मानव सहसंबंध कैसे बनता है, क्यों बनता है, पहला सवाल था। अब अपने मन में सोचो रिवीजन करने के लिए कि क्या इसका उत्तर तुमको पता है कि नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध क्यों बना था। नीति शास्त्र मानव से जुड़ता कैसे? अगर इसका उत्तर तुमको आ रहा है तो इसका पहला सवाल तुमको आता है, रिवीजन हो गया। क्या उत्तर बताया था इसका? नीति शास्त्र मूल्यांकन का विज्ञान है, नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है, और ये सब मूल्यांकन और दुविधा समाधान ये सब मानव के संबंध में लागू हो सकता है, क्योंकि दुविधाएं कृत्रिम दुनिया में है, कृत्रिम दुनिया केवल मानव की है, इसलिए नीति शास्त्र मानव से संबंध है। नीति शास्त्र मूल्यांकन का विज्ञान है, मूल्यांकन करता है किसका? आचरण का। आचरण का मूल्यांकन तब करेगा जब कोई उसके लिए उत्तरदायी हो, और उत्तरदायित्व की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें भी केवल मानव पूरा करता है, इसलिए नीति शास्त्र का केवल मानव से संबंध बनता है। किन मनुष्यों के साथ बनता है? उन मनुष्यों के साथ बनेगा जिनके पास 3 चीजें हो, ज्ञान हो, विकल्प की बहुलता हो, दबाव का अभाव। क्योंकि बच्चों के पास ज्ञान नहीं, बच्चे बाहर। पागलों के पास विकल्प नहीं, दबाव में है, वो मानसिक दबाव में है, इसलिए पागल बाहर। बाकी बचे हुए वयस्क लोग नीति शास्त्र के दायरे में आ सकते हैं। दूसरे सवाल का हल हो गया, नीति शास्त्र किन मनुष्यों के ऊपर लागू होगा, किन के ऊपर नहीं। तीसरा सवाल, नीति शास्त्र मानव संबंध का दायरा छोटा कौन करता है? हाँ, वो चीजें जो हमारे विकल्प को घटाती हैं, विकल्पहीनता की दशा तैयार करती हैं, मनुष्य होने के बाद हमको वस्तु बना दें, हमारे चुनने की आजादी छीन लें, वो दायरा छोटा करेगी। कौन कौन से ऐसे कारक थे? अगर मनुष्य का वस्तुकरण कर दोगे तो उसकी आजादी छीन गई, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। अगर मनुष्य को बाध्यकारी कर्तव्य में बांध दोगे तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगा, उसको जो कर्तव्य तुमने थोप दिया वही करना पड़ेगा। नीति शास्त्र का मूल्यांकन का काम खत्म हो गया। अगर तुमने समाज श्रेणी क्रम वाला बनाया, उसमें जो नीचे वाले लोग हैं चुन नहीं पा रहे हैं, उनके लिए नीति शास्त्र काम नहीं करेगा। तो ये वो कारक हैं जिनके मजबूत होने पर नीति शास्त्र मनुष्य के संबंध में काम करना बंद कर देता है। श्रेणी क्रम वाले समाज में, वस्तुकरण में, निर्धारणवाद में, ये सब कारक हो गए संकीर्ण बनाने वाले कारक। चौथा सवाल क्या था? नीति शास्त्र और मानव संबंध का दायरा व्यापक कौन करता है? कहा कि अगर उदारवाद आएगा तो पाबंदी हटेगी, दायरा बड़ा हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता आएगी, पंथ निरपेक्षता के साथ तार्किकता ले आएगी, वैज्ञानिकता ले आएगी, लौकिकता ले आएगी, इससे भी मनुष्य की पाबंदियां हटेंगी जो धर्म वगैरह ने लगा रखी हैं, इससे भी आजादी का दायरा बड़ा होगा। तो सेकुलर मनुष्य के पास ज्यादा आजादी होती, धार्मिक आदमी के पास आजादी कम होती। ऐसे ही समाज में समतामूलक होगा, कोई ना ऊपर ना कोई नीचे, सबके चुनने की आजादी बराबर होगी। ये कुछ कारक हैं जो जिस समाज में ज्यादा पाए जाएंगे उसमें नीति शास्त्र मानव संबंध का दायरा बड़ा होगा। ये 4 बातें पढ़ाई। अब तुमको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस सवाल का कोई मतलब नहीं कशिश कि मैं क्या मानता हूं। तुम मेरी जिंदगी में झांकने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आए हो। डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हो, डॉक्टर कहेगा तुमको बुखार है दवा खा लो, तो उससे पूछते हो क्या कि ये भी आप भी खाते हैं डॉक्टर साहब, क्या है दवा? ऐसा पूछते हो? तो सवाल वही पूछो जो रेलेवेंट है। एथिक्स सब्जेक्ट का ओरिजिन पश्चिम में हुआ है, ग्रीक परंपरा से, ग्रीक परंपरा बेसिकली सोक्रेटिस से, सुकरात से। रियल लाइफ में खूब इंप्लीमेंट होता है। लोकतंत्र रियल लाइफ में आया कि नहीं आया? राजतंत्र में रहे हो, लोकतंत्र में जो इतना बहस करते हो, सवाल पूछते हो, क्यों पूछवा रहे हो? लोकतंत्र है इसलिए। सऊदी अरेबिया में क्लास चल रही होती तो मैं कहता पैगंबर मोहम्मद जो बता के गए हैं उसको मानोगे तो आजादी का दायरा छोटा हो जाएगा, पता? तो रियल लाइफ में भारत में लागू नहीं हो रहा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, इस्लाम की क्रिटिक कर लेता हूँ, हिंदुज्म के बारे में बोल लेता हूँ, उसके खिलाफ बोल लेता हूँ, लागू नहीं हो रहा। तो ये तुमने कैसे मान लिया कि रियल लाइफ में लागू नहीं हो रहा? तुम जिस समय दुनिया में पैदा हुए हो अभी, जो तुमको मिल रहा है, ये सब हजारों साल से दुनिया में था क्या? ऐसी आजादी, ऐसी बराबरी, सरकार चुनने का मौका, सब था क्या? बहुत उदार राजा था अकबर। अकबर के समय भी तुम पैदा हुए होते और कहते हैं हमको तुम पसंद नहीं, तुमको बदलना चाहते हैं, अकबर मान लेता? जैसे प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर लेते हो
राहुल गांधी की आलोचना कर लेते हो, ऐसी आलोचना अकबर की कर सकते थे, बहुत उदार शासक था। लिखते अकबर के खिलाफ कि अकबर पप्पू है, ऐसा लिख सकते थे। तो तुम क्यों समझ रहे हो कि रियल लाइफ में कुछ नहीं बदला है? तुम जहां आज हो वहां क्या अचानक ऊपर से गिरे और सीधे से तुमको यहां बैठे मिल गया? ये सब आया दुनिया में। कई बार कहा है कि रियल लाइफ में भी बहुत बदलाव हो गए। हमारी जनरेशन में लड़कियां जितनी इस कक्षा में दिख रही हैं, हमारी जनरेशन में नहीं होती थी। सिविल सेवा की तैयारी नहीं करती थी, टीचर बनने के लिए पढ़ती थी। टीचर बन जाए प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, इसके लिए पढ़ती थी। बहुत बदलाव हुआ है। डी ऑप्शन क्या है कौशलेंद्र? समुदायवाद का मतलब है जहां समुदाय ऊपर होता है, व्यक्ति नीचे होता है, समुदाय ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो समुदाय के हिसाब से तुम्हारी आजादी को कम कर दिया जाता है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति सब कुछ तय करता है, जैसे गांव का समाज और शहर का समाज। गांव के समाज में तुम मान लो लड़की हो इस क्लास में, गांव चले जाओ, तुम्हारी आजादी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अपने गांव से तुम दिल्ली आ जाओ पढ़ने के लिए, तुम्हारी आजादी बढ़ जाएगी। क्या अंतर है? शहरों में व्यक्तिवाद ज्यादा है। किसी को किसी से मतलब नहीं कि तुम किस लड़के के साथ घूम रही हो, किस पार्क में बैठी हो, वैलेंटाइन डे मना रही हो, कोई है किसी को कंसर्न? किसी को नहीं। तुम अपने बॉयफ्रेंड के कमरे पे जा रहे हो, किसी को मतलब नहीं, किसी पास फुर्सत है। इसको कहते हैं व्यक्तिवाद। समाज टोका टाकी देखा देखी नहीं कर रहा है। गांव में, अपने गांव में जाओ और किसी लड़के के साथ गुलाब लेके हाथ में घूमो, उसके कमरे में दिन में चले जाओ, लड़की हो, संभव है? यही समुदायवाद और व्यक्तिवाद। समुदायवाद में समुदाय आपकी आजादी, आप कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, ये सब तय करता रहता है। और शहर में व्यक्तिवाद है, तुमको जिससे मिलना है मिलो, जिसके साथ जाना है जाओ, जिसके साथ घूमना है घूमो, हमको मतलब नहीं। गांव में लड़की लड़के से मिलना हुआ क्या करेगी? चोरी छिपी मिलेगी कहीं, मुंह पे कपड़ा अपना बांध के जाएगी, उसके साथ बाइक पे बैठी तो कपड़ा बांधा हुआ है मुंह पे, दिखना चाहिए। शहर में बाइक से आराम से बैठ के एक कमर में हाथ डाल के घूम रही। ये समुदायवाद और व्यक्तिवाद है। शहर व्यक्तिवाद है, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सब अपना काम कर रहे हैं। ये लोग मोनालिसा क्यों बन रहे हो? हमने क्या बोल दिया? कितना हंस रहे हो तुम लोग? पापा कुमार जी कोई शायरी थोड़ी सुनाइए, वाह वाह कर रहे हैं। शायरी सुनाऊंगा तब वाह वाह इरशाद कीजिएगा। अभी तो बताया समुदायवाद का मायने, इसमें मोनालिसा बनने वाली कोई बात भी नहीं थी, और ना ही इतनी रोचक बात थी कोई। माता पिता नैतिक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? किसने बच्चों को अपने जातिवाद सिखाया? कौन लोगों को सांप्रदायिक बना रहा है? कौन कट्टर हिंदू मुसलमान बना रहा है? हमारे देश में जातिवाद कैसे टिका हुआ है? एक माता पिता ही अपने बच्चे को जाति सिखाते हैं। कौन कहता है कि इसमें शादी मत करो अलग जाति? माता पिता। ये मत सोचो कौन है जो लड़की को अपने बेटे को संपत्ति दे रहा है, बेटी को नहीं? कौन है? कौन है जो चिता में आग लड़की को नहीं लगाने दे रहा है? कौन है जिसने भ्रूण हत्या करवाई? बेटी पैदा हुई, उसकी भ्रूण हत्या कर दी, भ्रूण ही मार दिया। कौन है? वो सभी तो कोई माता पिता ही हैं। ऐसा कैसे मान लिया कि माता पिता है तो बस सब सबसे ऊपर है, स्क्रूटनी से ऊपर है? कौन है जो ऑनर किलिंग कर रहा है, इज्जत के लिए हत्या कर रहा है? पलक लव मैरिज तक पहुंचेंगे अभी, जब और आगे बढ़ेंगे, अब वृत्ति में जब आएंगे तो लव मैरिज पर बात करेंगे। अभी नहीं, ये मेरी बात को डीपली नहीं समझ पाते। डीपली समझ पाते होते तो जो बात इतनी लंबे चौड़े लेक्चर में समझानी पड़ती 10 लाइन समझा देता। ये डीपली नहीं समझ पाते, ऊपर ऊपर समझते। अधिकार का मतलब होता है कौशलेंद्र, जिसमें हमको कर्तव्य नहीं बताया जाता, हमको अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार मतलब क्या होता है? एंटाइटलमेंट, हकदारी। आजादी मेरी हकदारी है, स्वतंत्रता मेरी हकदारी है, फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे वही अधिकार है। तो बताओ, तुमको राइट्स देंगे, अधिकार देंगे, तुम्हारे चुनने की आजादी बढ़ेगी घटेगी? मैंने कह दिया तुमको चिता में आग लगाने का अधिकार दे दी, तो बताओ जिसको चिता में आग लगाने का अधिकार तुमने दे दिया, उसकी आजादी घटेगी बढ़ी? अधिकार तो वो क्या हो, बढ़ जाएगी। हमने कह दिया कि लड़कियों को भी हमने सार्वजनिक जीवन में सब क्षेत्रों में जाने के लिए अधिकार दे दिया, आजादी बढ़ गई। तो अधिकार मतलब है कुछ मिला, हकदारी, हमको ये मिल गया, ये मिल गया। जितनी चीजें मिलती जाएंगी वो हमारी आजादी को बढ़ा करेंगी। समाजवाद पश्चिमी मुल्क मानते हैं। समाजवाद में सुमन उसका मायने समझना पड़ेगा। समाजवाद और उदारवाद का झगड़ा बहुत पहले चला रहा है, उसी से कोल्ड वार हुआ था दुनिया में, शीत युद्ध। रूस चाहता था पूरी दुनिया समाजवादी बन जाए, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका चाहते थे पूरी दुनिया उदारवादी बन जाए। समानता और स्वतंत्रता के बीच लड़ाई को ही शीत युद्ध कहते हो, आईआर में पढ़ोगे, कोल्ड वार। उसमें समाजवाद का खास मायने है। रूस में जब समाजवाद आया लेनिन की क्रांति के बाद, तो स्टालिन ने सबके अधिकार छीन लिए। जहां जहां समाजवाद गया वहां तानाशाही है। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह समाजवादी नेता थे। आज भी जहां समाजवाद है वहां तानाशाही, जैसे चीन, चीन में समाजवाद है वहां तानाशाही है। क्यूबा तानाशाही है, वेनेजुएला तानाशाही है। भारत में भी एक ही बार इमरजेंसी लगी जब समाजवादी सरकार थी, गरीबी हटाओ वाली। इसलिए दुनिया में समाजवाद का जो अनुभव है लोगों का, वो ये है कि अधिकार छीनता है। समाजवाद में राज्य मजबूत हो जाता है। समानता लाने के नाम पर राज्य क्या करता है? अपने आप को ताकत ज्यादा दे लेता है, और वही राज्य जो अपने आप को ताकत ज्यादा देता है बाद में लोगों के अधिकार छीनने लगता है। तो उसकी डिबेट है, उस पर हम लोग कभी आएंगे।
चलिए अब आइए जरा, अब आपका कोई सवाल बचा नहीं, मैंने देख लिया। अब जरा आइए, तो 4 सवाल क्लियर हुए कि नहीं? जो मैं पूछता हूं वो तो नहीं बताते हो, बाकी सब पूछ लेते। 4 सवाल क्लियर हुए कि नहीं? मनुष्य इधर, नीति शास्त्र इधर, आपस में क्यों जुड़े? कैसे बताओगे? नीति शास्त्र का काम बताओगे और हर काम कहां पहुंचा देगा तुमको? मनुष्य तक। इससे हम कह देंगे नीति शास्त्र केवल मनुष्य से जुड़ सकता है, क्योंकि जितने काम करता है नीति शास्त्र, चाहे मूल्यांकन का हो, चाहे दुविधा समाधान का है, सब मनुष्य के संदर्भ में लागू होते हैं। पहले सवाल का बहुत संक्षेप में उत्तर दे दिया। दूसरा सवाल क्या लिखा था? नीति शास्त्र मनुष्य नीति शास्त्र किन मनुष्यों के साथ जुड़ता है? बताया उन्हीं के साथ जिनके पास संकल्प की स्वतंत्रता है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विकल्प की बहुलता है, वो सारी शर्तें। दूसरा सवाल भी हल हो गया, किनके साथ जुड़ता है, उसी में हमने बच्चों और पागलों को बाहर किया था। तीसरा सवाल था नीति शास्त्र मानव संबंध का दायरा छोटा करने वाले कारक कौन से हैं? आपने पढ़ा बंद समाज होगा तो छोटा हो जाएगा, निर्धारणवाद होगा, वस्तुकरण होगा तो छोटा हो जाएगा। ये जितनी बातें ऐसी बताई थी वो सब छोटा करने वाले कारक हैं, क्योंकि उसमें हमारी विकल्प की बहुलता खत्म हो रही, चुनने की आजादी कम हो रही। 4 5 6 कारक बताए। चौथा सवाल क्या था? इसको बड़ा कौन करता है? दायरे दिखाया, उदारवाद आएगा तो बड़ा हो जाएगा, पदनिरपेक्षतावाद आएगा तो बड़ा हो जाएगा, दायरा बड़ा हो जाएगा नीति शास्त्र का। व्यक्तिवाद आएगा तो बड़ा हो जाएगा, व्यक्तिवाद में मैं चुनूंगा, अपने सारे निर्णय मैं लूंगा, जब मैं निर्णय लूंगा तो मैं उत्तरदायी हूं। इन 4 सवालों में कोई बात नहीं समझ में आई है तो बता दो। आध्यात्मिक आजादी में बड़ा कैसे है? आध्यात्मिक की तो मैंने पल्लवी भी बात ही नहीं की है कहीं, क्योंकि इथिक्स में ये बड़ा छोटा करने वाले जो कारक है ना, इसमें आध्यात्मिकता का भी मैंने कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, चलिए अब जरा मुझे आप बताएंगे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, बताना। 5वां सवाल तुम्हारा क्या था? समाज सुधारकों का, प्रशासकों का, नेताओं का क्या योगदान है? कहा ना, मानव सह संबंध के संदर्भ में इनका क्या योगदान है? तो जरा इस पर बताओ मुझे। इस पर मुझे बताओ कि समाज सुधारकों का क्या योगदान है? किसका किसका? सबसे पहले महान लगा। इसको समझने के लिए हम अम्बेडकर का उदाहरण ले सकते हैं। नहीं, ये नहीं बताना है कि उनको क्या देश कैसे आगे बढ़े, ये सब हम नहीं बात करें। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मानव सह संबंध, उसके संदर्भ में बात करें। अब जो बात मैं कह रहा हूं देखना, उससे हम ये निष्कर्ष भी निकालेंगे कि किसी समाज सुधारक पर, अम्बेडकर पर, राजा राम मोहन राय पर, गांधी पर कोई सवाल आ जाएगा तो इथिक्स की टर्मिनोलॉजी में उसको कैसे लिखोगे? टीएन सेशन पर कोई सवाल आ जाएगा तो कैसे लिखोगे? नेता हो, समाज सुधारक हो, प्रशासक हो, अगर इथिक्स में उसका महत्व है तो उसका महत्व एक महत्वपूर्ण कारण की वजह से, किस कारण से तुम समझने जा रहे हैं, देखना। अंबेडकर ने क्या किया? सांस्कृतिक निर्धारणवाद वस्तुकरण को कमजोर किया कि मजबूत किया? अंबेडकर ने क्या कहा? शूद्रों का सार वर्ण व्यवस्था में जो तय है, उसी सार के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, या उन्होंने कहा कि शूद्र अपना काम खुद चुनेंगे? क्या किया? अगर तुम कहोगे तो उन्होंने जोर लगाया कि अपना काम खुद चुनेंगे। शूद्रों के पास क्या होने चाहिए? विकल्प। वस्तुओं के पास विकल्प नहीं होते। तो अंबेडकर ने वस्तुकरण और सांस्कृतिक निर्धारणवाद को क्या किया? कमजोर किया। क्या किया अंबेडकर ने? पहला काम किया, सांस्कृतिक निर्धारणवाद और वस्तुकरण किया। तो अगर इन्होंने इसको कमजोर किया तो इन्होंने मानव सहसंबंध और निशास का दायरा बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? जिन अनुसूचित जातियों के पास वस्तु होने के नाते कोई आजादी नहीं थी, उनको आजादी उन्होंने दिलवाई। ठीक है, इसका मतलब हर समाज सुधार, मैंने अंबेडकर के एग्जांपल लिया, अंबेडकर लिख रहा हूं। राजा राम मोहन राय का लिया होता तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सती प्रथा का अंत करके सांस्कृतिक निर्धारणवाद को तोड़ा। इसका मतलब हर समाज सुधार, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो अमेरिका में, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, नेता हो, समाज सुधारक हो, सबका एक बड़ा काम है सांस्कृतिक निर्धारणवाद को कमजोर करना, मनुष्यों के वस्तुकरण को तोड़ना। तो अगर मान लो इथिक्स में अंबेडकर पर सवाल आ जाए तो पहली लाइन लिखोगे कि अंबेडकर के नैतिक योगदान में सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने सांस्कृतिक निर्धारणवाद को कमजोर करके शूद्रों के वस्तुकरण को कमजोर किया। परिणाम स्वरूप शूद्रों के पास विकल्प की बहुलता आएगी, चयन की आजादी आएगी, क्योंकि वस्तुएं नहीं चुनती,
अंबेडकर से पहले माना जाता था कि भारत में शूद्र भी चुनेंगे नहीं, भगवान ने उनको शूद्र बनाया, इसी काम के लिए बनाया है। तो दूसरी बात क्या की अंबेडकर? अंबेडकर ने किस पर बल दिया? सामाजिक निर्णय पर, समुदाय निर्णय करेगा, या व्यक्तिवाद पर, आत्म निर्णय पर। तो दूसरी बात तुम देखोगे दूसरा क्या है, इसमें मैं ने की जगह योगदान लिख दूं। पहला ये, दूसरा क्या कहा उन्होंने कि दलितों को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि अधिकार की नैतिकता की तरफ जाना चाहिए? क्या बताया? शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करें या राइट्स? अंबेडकर के समय का समाज कर्तव्य की बात करता था, अंबेडकर ने उसका उल्टा किया, अधिकारों की बात की। इसी अधिकार से जुड़ा है आत्मनिर्णय, अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगा। दूसरा योगदान है आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। धर्म नहीं तय करेगा मैं क्या करूंगा, समुदाय नहीं तय करेगा मैं क्या करूंगा, शूद्र होने पर मैं तय करूंगा कि मैं क्या करूं। तो निर्धारणवाद में उन्होंने उसको तोड़ा, उसकी जगह आत्मनिर्णय ले आए। तीसरा, सामाजिक श्रेणी क्रम का विरोध। क्या कहा? ये जो समाज है गलत है। भारत में बहुत लंबे समय से जो नैतिकता थी अंबेडकर के आने से पहले, वो यही थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेंगे, नैतिक बात है, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, शूद्र आएंगे। अंबेडकर ने श्रेणी क्रम का विरोध किया। इसी तरीके से बंद समाज को स्वीकार किया। क्या ये जो किताब में लिखा है, हिंदुओं की किताब में, ऋग्वेद में लिखा भी मान लो, तर्क किया, लिखा किताब एक, शूद्र कौन थे। दूसरी किताब लिखी जाति का विनाश, क्या लेके आए, किसका समर्थन किया, इसकी बात की। सेकुलर गारवादी नहीं। हमारे संविधान निर्माण में अंबेडकर का भी योगदान है, बहुत सारे लोगों का है, अंबेडकर का भी है। और अंबेडकर ने हमारे संविधान में इन अधिकारों की नैतिकता पर बड़ा बल दिया, उदारवादी नैतिकता पर बल दिया, उदारवाद से बहुत प्रभावित थे वो। इस लिहाज से हम कहेंगे कि अंबेडकर का जो योगदान है वो सारा किस क्षेत्र में है, जिससे नैतिकता और मानव संबंध का दायरा क्या होगा, बड़ा। श्रेणी क्रम को तोड़ेगा, चयन की आजादी बढ़ेगी। अधिकार की तरफ ले जाएगा कर्तव्य से, चयन की आजादी बढ़ेगी। आत्मनिर्णय मजबूत करेगा, मैं निर्णय लूंगा, आत्मनिर्णय, मेरा निर्णय मैं लूंगा, चयन की आजादी बढ़ेगी। तो हम कहेंगे इस तरह से जितने भी समाज सुधारक हैं, सारे समाज सुधारकों का क्या योगदान होता है, वो बंद समाज को खुला समाज बनाते हैं, वो श्रेणी क्रम को तोड़ते हैं। तो कह सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लेकर तुमको दिखाया, सारे समाज सुधारकों का अगर योगदान देखें तो हम कहेंगे तो क्या करते हैं, बंद समाज से किधर ले जाते हैं, क्या करते हैं, श्रेणी क्रम वाले समाज, इसमें ये स्थिति होती है, क्या बनाते हैं, समतामूलक। क्या करते हैं वो, बाध्यकारी कर्तव्य की नैतिकता के बजाय किधर ले जाते हैं, अधिकार की। सांस्कृतिक निर्धारणवाद के बजाय किधर ले जाते हैं, आत्म। राजा राम मोहन राय होते क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय में स्त्रियों का क्या था, सतियों का, जो विधवा हो जाती, सती होना तय था। निर्धारण मतलब जिसमें सब कुछ तय, आप विधवा हुई, सती हो जाएगी। क्या क्या उसको, उसकी जगह आत्मनिर्णय। स्त्री के बारे में आप संस्कृति से निर्णय नहीं ले सकते, स्त्री की जिंदगी का फैसला समाज नहीं कर सकता। तो ये सारे समाज सुधार को करो, बस उसमें उदाहरण बदल जाए। अंबेडकर के मामले में शूद्रों पर ये बात लागू होगी, राजा राम मोहन राय के मामले में ये स्त्रियों पर लागू होगी, विधवा स्त्रियों पर लागू होगी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मामले में, रमाबाई के मामले में बाल विवाह और विधवाओं पर वहां भी लागू होगी। तो ये जो आइडिया है, इस आइडिया से आप जब इथिक्स में किसी समाज सुधार की बात करेंगे तो उसको दिखाएंगे कैसे वो बंद समाज से खुले समाज की ओर ले जा रहा है, कैसे वो श्रेणी क्रम से हॉरिजेंटल समाज बनाने की बात कर रहा है, कैसे वो सांस्कृतिक निर्धारणवाद से आत्मनिर्णय की ओर ले जा रहा है। अगर ये आप कह देते हैं और उसके साथ उदाहरण जोड़ते चले जाते हैं तो वो सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल यूपीएससी पूछता है, पूछ रखा है कि अपने पसंद के किसी एक समाज सुधारक के बारे में बताओ, उनकी शिक्षाओं का सार बताओ, उनसे आपने क्या सीखा। तो अगर आप सवाल ऐसा आएगा तो आप बताएंगे कि हमने समाज सुधारकों में अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, जो भी इनको पसंद है, उनसे एक बात ये सीखी है कि वस्तुकरण गलत है, निर्धारणवाद गलत है, मनुष्यों के चुनने की आजादी का दायरा बड़ा किया जाना चाहिए, श्रेणी क्रम तोड़ना चाहिए। तो इस तरह की बात तुम कहोगे तो ये एथिकल बात हो। और अगर सिर्फ ये लिखोगे कि बाबा साहब ने वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए जोर दिया, दलितों के आरक्षण के लिए जोर दिया, तो वो पॉलिटिकल बात होगी। श्रेणी क्रम की बात करोगे, आत्मनिर्णय की बात करोगे, निर्धारणवाद की बात करोगे, बंद समाज खुले समाज की बात करोगे, तो एथिकल आइडिया है। तो अंबेडकर के बारे में पॉलिटी में मैं उत्तर लिखूंगा तो अलग उत्तर होगा, इथिक्स में उत्तर लिखूंगा तो मैं चयन की आजादी, संकल्प की स्वतंत्रता, इस पर बात करूंगा। इन सबसे अंतर क्या हुआ, इन सबसे अंतर हुआ क्या है, संकल्प की स्वतंत्रता या चयन की। किसी वर्ग के पास जिसके पास चयन की आजादी नहीं थी, उसके बाद
उसके पास चयन की आजादी आई। ठीक है, तो ये बात अगर समझते हो तो मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया तो था भाई, रोजा पार्क्स का नाम लिया तो था, रोजा पार्क्स का आज नहीं लिया, 2 दिन पहले लिया था, मार्टिन लूथर किंग का तो थोड़ी देर पहले लिया था। अश्वेत आंदोलन जो हुआ रंग भेद के खिलाफ, तो बिल्कुल वैसा जैसा अम्बेडकर ने भारत में किया वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पश्चिम में भी का जिक्र तुम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने 5 सवाल हल कर लिए। मोटे तौर पर क्या समझाया तुम? समाज सुधारक का, नेता का, प्रशासक का योगदान एथिक्स में पूछेगा तो बस क्या करना, नैतिकता का दायरा बड़ा करने वाले जो कारक हैं सब वही उठा के रख देना और कह देना संकीर्ण करने वाले कारक ये थे, इन्हीं को इस समाज सुधारक ने क्या किया, हटाया, यही उसका क्या है, योगदान है। तो इस तरीके से हमने 5 सवाल हल कर लिए। छठा सवाल, छठा क्या था, यूपीएससी में ये जो हमने पढ़ाई की इसका इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, यूपीएससी में इसका इस्तेमाल कहां कहां करेंगे। तो सबसे आखिरी बात, मानव सहसंबंध की जितनी हमने पढ़ाई की, ये बात अगर हम समझ लें तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे कि मानव सहसंबंध, मैंने बताया तुमको कि मानव सहसंबंध तुमको किसी किताब गाइड में नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी बात जानते हो जितनी मैंने बताई तो तुम दूसरों से बहुत आगे, इसका 30-40% भी समझ गए तो भी बहुत आगे हो। तो बिना किताब गाइड के तुम इस बात को क्लास में समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं जानता हूं कि बात पूरी समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? अब उदारवाद मुझे पढ़ाना चाहिए पूरा, तब तुम उदारवाद समझोगे। पंथ निरपेक्षता मुझे पढ़ानी चाहिए, तब तुम पंथ निरपेक्षता समझोगे। ये शब्द इतने आसान नहीं है, मैंने बोल दिया, 2 लाइन उसको समझा दिया, उसका बैकग्राउंड तुम्हारे पास नहीं है, इससे तुमको कई बार वो बात समझने में मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी मोटा मोटा बंद समाज क्या होता है, बहुत सारे उसके उदाहरण दे सकता था तुमको, बहुत सारी बात बता सकता था उसके लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में और ये बात लिखी नहीं किताबों में, तो मुझे लगा कि इतनी ही बात से जो हम काम चलाऊ बात निकाल सकते हैं उतने पे रुक जाना चाहिए। तो मोटी बात भी अगर इसमें से जानते हो, पूरी बात समझ पाना मुश्किल होगा, इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारे पास समझने के लिए वो सारा बैकग्राउंड नहीं कि बंद समाज के हमको 10 उदाहरण बताऊं, बंद थे तो क्या हुआ था, खुला समाज क्या होता है, उसके हमारे पास बहुत सारे उदाहरण नहीं, बैकग्राउंड नहीं। इसलिए कभी मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि उसको 100% समझ जाओगे, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यक्ति की स्कूलिंग के हिसाब से, कॉलेज ने कैसा किया है, कितना ध्यान से क्लास सुनता है, उसमें से 50-60% बात भी अगर समझ गए तो फिर ये गाइड किताब से ज्यादा है, और अगर गाइड किताब से ज्यादा है तो 60% भी बहुत है। अब जरा देखो क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कहां करेंगे। मान लो मैं तुमको एक केस स्टडी देता हूं, पहला इसका इस्तेमाल होगा केस स्टडी। केस स्टडी में कई बार एक से ज्यादा विकल्प दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें से बताओ कौन सा विकल्प तुम चुनो। अगर उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प में एक तरफ संस्कृति हो, कल्चर, परंपरा हो, समाज हो, और दूसरी तरफ व्यक्ति हो, आजादी हो, तो एथिक्स में संस्कृति, धर्म, समाज को एक झटके में छोड़ देना, आजादी को, व्यक्ति को, जो विकल्प समर्थन दे रहा हो उसको चुन लेना। जैसे मैं उदाहरण समझाता हूं, एक क्या 2 उदाहरण बना देता हूं। मान लो एक सवाल है, सवाल कुछ ऐसे बनाया जाए, केस स्टडी बनाई जाए कि भारत में हमने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में बराबर अधिकार देना शुरू किया है, लड़कियां पढ़ने लिखने के मामलों में अब घर से निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, ऐसी कुछ बात लिखी जाए और कहा जाए कि लेकिन ऐसी पढ़ी लिखी स्त्रियों की विवाह और परिवार चलाने में रुचि कम हो रही है, बच्चों की परवरिश की गुणवत्ता गिर रही है, क्योंकि स्त्री बच्चों की परवरिश पर उतना ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए। कैरियर बनाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब वो समय दे रही है तो बच्चे की परवरिश इग्नोर हो रही है। कहा गया कि साथ ही स्त्री के महत्वाकांक्षी होने से पति और पत्नी के बीच झगड़े भी बढ़ रहे हैं, इससे तलाक बढ़ रहा है, तलाक की दर में बढ़ोतरी हो रही है, बच्चों की परवरिश की गुणवत्ता खराब हो रही है। ऐसी कुछ बातों को कहा जाए, आजाद होने पर स्त्री विवाहेतर संबंध में जा रही है, कुछ ऐसी बातें कही और कहा गया कि इसके संदर्भ में 2 तरह की राय है। एक राय जो कहती है कि स्त्रियों को आजादी के साथ अपने कर्तव्यों का बोध भी होना चाहिए,
परिवार के प्रति, विवाह के प्रति जो जिम्मेवारी उसका निर्वहन करना चाहिए, विवाह की हमारी सांस्कृतिक संस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षा को विवाह और परिवार के दायरे में सीमित करना चाहिए। और दूसरा विकल्प कहता है कि स्त्रियों के अपने चुनने की आजादी, उनका सशक्तिकरण, ये जब तीव्र रफ्तार से होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, तो पितृसत्ता के समय बनी विवाह और परिवार की संरचनाएं टूटेंगी। इसलिए स्त्रियों के विवाह के कमजोर होने, परिवार के संदर्भ में उनकी जिम्मेवारियों या कर्तव्यों के निर्वहन में गिरावट आने जैसे मामलों के होते हुए भी स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन करना चाहिए। और नीचे लिखा गया कि इन दोनों के संदर्भ में ही मजबूत तर्क दिए जा सकते हैं। ऐसा लिखता है यूपीएससी। आप इन दोनों विकल्पों के गुण दोषों की जांच करते हुए बताइए कि आप इनमें से किस विकल्प का समर्थन करेंगे। अगर सवाल आ जाए तो भावुक मत होना, विवाह बचाना है, तलाक रोकना है, परिवार बचाना है, भावुक मत होना। वो वाला विकल्प चुनना। कौन वाला? इसमें सशक्तिकरण हो रहा है, स्त्री का अधिकार बढ़ रहा है। क्यों? वहां लगाओगे यही बात जो भी सीखी है। कहोगे कि नैतिकता कुछ पूर्व दशाओं पर कार्य करती है, जिसमें संकल्प की स्वतंत्रता, विकल्पों की बहुलता, उदारवाद, व्यक्तिवाद, ये विकसित नैतिकताओं के प्रतिमान है। दूसरी ओर सांस्कृतिक कर्तव्य का मॉडल, पाबंदियां, समुदायवाद, ये नैतिकता की दृष्टि से हीनतम दशा है। इसलिए अगर व्यक्ति की आजादी, चयन की आजादी, उसके आत्मनिर्णय के साथ कोई बात टकराएगी तो हमेशा आत्मनिर्णय को तरजीह देंगे। उदाहरण दोगे? जैसे भारत में इसी आधार पर अंबेडकर ने धर्म और सामाजिक न्याय के बीच टकराव होने पर दलितों के सामाजिक न्याय के आदर्श को चुना था। भले उससे हिंदू संस्कृति टूटती हो, भले दलित उससे हिंदू संस्कृति से बाहर निकल जाते हो, बौद्ध धर्म अपना लें, इसकी परवाह नहीं की। तो न्याय, किसी व्यक्ति का वस्तुकरण टूटना, सांस्कृतिक निर्धारणवाद टूटना जब ये होगा तो पुरानी संस्थाओं पर प्रभाव पड़ना तय है। दलितों ने भी जब न्याय की चेतना आई तो हिंदू धर्म छोड़ा उन्होंने, हिंदू धर्म को तोड़ा उन्होंने, तोड़ा मतलब उसके बाहर निकल गए, लेकिन हमने उसको नैतिक रूप से स्वीकार किया। इसलिए स्त्रियों के संबंध में भी सांस्कृतिक निर्धारणवाद को, वस्तुकरण को, इनको हम समर्थन नहीं दे सकते सिर्फ इस आधार पर कि उससे विवाह टूट रहा है। क्या कहेंगे? ये पुरुष और स्त्री दोनों की जिम्मेवारी होगी कि वो विवाह को बचाने के लिए ज्यादा समावेशी, ज्यादा सहिष्णु रवैया अपनाए। केवल स्त्री के बदलाव का मामला नहीं है, बच्चे की परवरिश की जिम्मेवारी केवल स्त्री की नहीं है, पुरुष की भी है। तो आप उस सवाल में पहले से तय कर चुके होंगे कि आजादी का मामला अगर कहीं आ रहा है किसी ऐसे वर्ग का जिसकी श्रेणी क्रम में स्थिति नीचे थी, तो हम उस मामले में किसी तरह के बाध्यकारी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक इस तरह का सवाल समलैंगिकता के मामले में आ जाए कि समलैंगिकता के संदर्भ में अगर हम समलैंगिक लोगों को विवाह करने की इजाजत देंगे, चयन की आजादी देंगे, तो उससे हमारी संस्कृति पर, विवाह की संस्था पर, परवरिश पर फर्क पड़ता है। दो समलैंगिक लोग विवाह कर लेंगे, माता पिता कौन बनेगा उसमें? परिवार कैसे चलेगा? परिवार की इकाई टूट जाएगी, तो टूटने देना। इसका मतलब केस स्टडी में कई बार एक तरफ समलैंगिकता रख दिया, एक तरफ स्त्रियों की बात रख दी, दूसरी तरफ सामाजिक विघटन दिखाया, सांस्कृतिक विघटन दिखाया। अगर वो सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक विघटन व्यक्ति की आजादी मिलने के कारण हो रहा है तो तुमको सामाजिक विघटन और सांस्कृतिक विघटन को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके खिलाफ मत जाना। तो वहां इसका इस्तेमाल करोगे केस स्टडी में। जब दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा तो उसी विकल्प का समर्थन करोगे जिसमें वस्तुकरण टूट रहा हो, जिसमें सांस्कृतिक निर्धारणवाद कमजोर हो रहा हो, जिसमें चयन की आजादी का दायरा बड़ा हो रहा हो, उसी का चयन करोगे। तो एक तो केस स्टडी में इसका प्रयोग करोगे। दूसरा तुमको बताया, दूसरा बता चुका हूं। इसका दूसरा प्रयोग, तीसरा चलो कर देंगे। दो मूल्यों में कौन सा मूल्य श्रेष्ठ है, इसका निर्धारण करना। यूपीएससी ने सवाल पूछा है, सवाल पूछा सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य से श्रेष्ठ है, बताओ क्यों? सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य से श्रेष्ठ है, बताओ क्यों? आर्थिक मूल्य का मतलब समृद्धि बढ़ना, ग्रोथ होना। सामाजिक मूल्य का मतलब समानता आना, बंधुत्व, भाईचारा, ये सब है सामाजिक मूल्य। क्या देखोगे? ग्रोथ होगी तो क्या सबके चुनने की आजादी बढ़ेगी? नहीं। ग्रोथ होने पर भी हो सकता है एक क्लास रिच होता जाए, दूसरा क्लास पुअर रहे। इसका मतलब ग्रोथ होने से सबके चयन की आजादी का दायरा बड़ा नहीं होता, सबकी पाबंदियां नहीं हटती। अमीर आदमी ज्यादा चयन कर पाएगा, गरीब कम। ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब आर्थिक मूल्य जरूरी नहीं कि श्रेणी क्रम तोड़ें, आर्थिक मूल्य जरूरी नहीं कि सबके विकल्प की बहुलता बढ़ाएं।
बहुत तीव्र विकास होने पर भी हो सकता है कुछ लोग हाशिए पर चले जाएं, विकास की रफ्तार में शामिल ना हो पाए, लेकिन सामाजिक मूल्य जब आएगा तो गारंटी है समानता बढ़ेगी तो सबको मिलेगी। तो समान जो सामाजिक मूल्य हो कैसे हैं? सामाजिक मूल्य चयन की आजादी के साथ जुड़ते हैं। सामाजिक मूल्य विकल्प की बहुलता के साथ जुड़ते हैं। हमारे समाज में अगर वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, सामाजिक मूल्य हुआ, पितृसत्ता खत्म होगी, सामाजिक मूल्य हुआ, ये सब खत्म होगी तो विकल्प की बहुलता बढ़ रही है, चयन की आजादी बढ़ रही है। इसलिए हम कहेंगे सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्य से ज्यादा बेहतर है। जब दो मूल्यों में चुनाव करना हो, एक श्रेष्ठ कौन है, तो देखोगे जो आजादी ज्यादा बढ़ा रहा हो, जिसके आने से विकल्प की बहुलता बढ़ रही हो। जैसे मान लो तुमसे कोई कह दे कि एक देश में अच्छा तानाशाह अगर आ जाए तो देश में बहुत तेजी से विकास होगा, और दूसरी तरफ कह दिया जाए कि लोकतंत्र होगा तो विकास थोड़ा धीमा होगा। दोनों चुनना हो, लोकतंत्र को चुनोगे, क्योंकि तानाशाही आने पर हमारी आजादी कम हो जाएगी, लोकतंत्र होने पर हमारी आजादी बढ़ी रहेगी। तो भले विकास की रफ्तार धीमी हो, लेकिन हम लोकतंत्र को एथिक्स में ज्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी के पास विकल्प की बहुलता होती है, तानाशाही में आपको पाबंदी लगा दी जाती है। तो कुछ लाभ तुमको अगर तानाशाही से दिलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आजादी विकल्प की बहुलता हो, तो हमेशा उस मूल्य को श्रेष्ठ मानोगे जो मूल्य आजादी विकल्प की बहुलता स्वतंत्रता के साथ संगत हो। और तीसरा अनुप्रयोग बताया था, समाज सुधारकों का कोई सवाल आएगा, नेता का कोई सवाल आएगा, प्रशासकों का कोई सवाल आएगा, तो वहां इस्तेमाल करो। तो एक दो मूल्यों में तुलना करने में देखोगे कौन सा मूल्य आजादी के साथ जुड़ रहा है, जो आजादी के साथ जुड़ेगा, विकल्प की बहुलता के साथ जुड़ेगा, उसको श्रेष्ठ घोषित कर दोगे। ठीक है, संस्कृति और आत्मनिर्णय में टकराव होगा तो हमेशा आत्मनिर्णय वाले विकल्प को चुनोगे, क्योंकि उससे नैतिकता का दायरा बड़ा होता है। तो ये जो तीसरी बात थी, तीसरा प्रयोग इसका कहां करोगे? तीसरा प्रयोग इस सवाल का जो तुमने तीसरा प्रयोग इसका करोगे इस सवाल में, यहाँ पर किस पर हो? समाज सुधारकों, नेताओं, प्रशासकों के योगदान वाले तीन सवालों में हम नीति शास्त्र मानव सहसंबंध में जो हमने सीखा है उसके इस्तेमाल की तरफ जा सकते हैं। केस स्टडी में हमेशा कल्चर और आजादी में टकराव होगा तो आजादी को चुनेंगे। मूल्यों में उस मूल्य को ज्यादा महत्व देंगे जिससे विकल्प बढ़ रहा हो, पाबंदी घट रही हो। और समाज सुधारकों के किसी सवाल में खुला समाज, श्रेणी क्रम तोड़ना, आत्मनिर्णय, वस्तुकरण निर्धारणवाद को कमजोर करना, ये सब बात लिख के जो हमने सीखा उसका प्रयोग करके उसका उत्तर लिखेंगे। इन तीन जगहों पर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको 6 सवाल जो बनाए थे मानव सहसंबंध से पहले, उन 6 का जवाब दे दिया है। अब इसी आधार पर इसका रिवीजन करके देखना तुम इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो अगली क्लास में पूछना, और हम अगली क्लास में अगले टॉपिक पर जाएंगे, नैतिकता का सार पर। वो एक तरीके से तुम्हारा मानव सहसंबंध के भीतर का पहला टॉपिक होगा। इसी नैतिकता के सार की पढ़ाई से तुम सीखोगे कि दुविधा कैसे हल की जाएगी, केस स्टडी कैसे हल की जाएगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट 1 का है वो नैतिकता का सार है, जिसकी पढ़ाई हम कल से शुरू करेंगे। आज यहीं तक, शुक्रिया, नमस्ते।